तो यही रीज़न है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्सेस लगें और वो सारे ऑपोजिट मोशन को हम न्यूटन के 3 लॉज से समझ। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th NCERT के चैप्टर 9th फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फोर्स एंड मोशन एक ऐसा टॉपिक है जो एंशिएंट टाइम से ही बहुत सारे फ़िलोसोफर्स का एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा स्टडी करने के लिए। उन्होंने बहुत स्टडी किया, बहुत डिस्कशन किया इस बारे में और कई सारी डिस्कवरीज़ की, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से समझा नहीं जा सका था। एंड जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि ग्रेट फ़िलोसोफर एंड साइंटिस्ट जो कि सर आइज़ैक न्यूटन एंड गैलीलियो गैलीली सर ने डिस्कवरीज़ की और उसके बाद में ये पता लगाया कि फ़ोर्स एंड मोशन के आखिर कॉज क्या हैं, वो कैसे होता है, उसके बारे में फॉर्मुलेशंस दिए, तब जाके हम फोर्स एंड मोशन को अच्छे से समझ सकें। ओके, तो इसी चैप्टर में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या क्या उनके लॉज रहे और क्या इसके पीछे के रीज़न रहे कि वो चीज़ें मोशन कर पाती है, और उसके फार्मूलाज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हमें पता चली, जैसे कि फ़ोर्स को जिस डायरेक्शन में लगाया जाता है बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करती है। जैसे यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा है आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल इस बॉक्स को राइट वर्ड्स फोर्स लगाया जा रहा है और ये जो बॉक्स है वो भी राइट की तरफ ही मूव करने वाला है। इसी तरह से फ़ोर्स के बारे में हम जानते हैं। और फोर्स और भी कई काम कर सकता है, जैसे कि फ़ोर्स को अगर किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाए तो वो उसको मूविंग करवा सकता है, उसको चला सकता है। और अगर फोर्स किसी पहले से चलते हुए ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट लगाया जाए, उसकी मूवमेंट के अगेंस्ट डायरेक्शन में, तो वो उसको रोक भी सकता है। फोर्स किसी शेप को डिफ़ॉर्म कर सकता है अगर दोनों तरफ से उसको लगाया जाए, और उसको एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन तो कर ही सकता है। एंड फोर्स ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी बदल सकता है। एंड फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज़ कर सकता है, साथ ही साथ अगर अगेंस्ट डायरेक्शन में लगाया जाए तो उसको डिक्रीज़ भी कर सकता है। तो ये सारे फोर्स के कुछ चीज़ें हैं जो हमने समझी हैं काफ़ी सारी साइंटिफिक स्टडीज़ के बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना के बारे में बात करेंगे, एक इंटरेस्टिंग लॉ के बारे में बात करेंगे, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। क्या आप जानते हैं कि जो भी मूवमेंट होता है, जो भी मोशन होता है, वो एक अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से होता है। जब भी कभी टोटल नेट फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई ना कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगर सारे फोर्सेस जो होते हैं बैलेंस में रहेंगे तो उसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो रहेगा, और नेट फोर्स ज़ीरो रहेगा तो वो मूवमेंट होगा ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एक ब्लॉक को लेते हैं। एक ब्लॉक है यहाँ पर जिसके ऊपर 2 फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, फोर्स ए एंड फोर्स बी। ओके, फोर्स ए जो है वो लेफ़्ट टू राइट इसके ऊपर लग रहा है, और फोर्स बी राइट टू लेफ़्ट साइड इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। अगर हम इन दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड को इक्वल लें तो जो फोर्स ए है वो फोर्स बी को बिल्कुल बैलेंस कर देगा, वो उसको पूरी तरह से कैंसिल आउट कर देगा, और इस बॉक्स के ऊपर पूरी तरह से जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में इस ब्लॉक के ऊपर कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो यही रीज़न है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्सेस लगें और वो सारे ऑपोजिट डायरेक्शन में हो और इक्वल मैग्नीट्यूड के हो तो उसमें कोई भी मोशन देखने को हमें नहीं मिलेगा। तो उस बॉडी पे फोर्स हो या नहीं हो, बात एक ही है। तो कुछ ना कुछ मूवमेंट के लिए हमें अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, बैलेंस फोर्स की कंडीशन में कोई भी बॉडी मूवमेंट नहीं करेगी। तो ये कंडीशन है फर्स्ट वाली। अगर दोनों के दोनों फोर्सेस इक्वल अमाउंट में लग रहे हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उसमें कोई भी मोशन नहीं होगा। क्लियर? चलिए सेकंड कंडीशन के बारे में बात करते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि अगर फोर्स ए का क्वांटिटी, अगर फोर्स ए का मैग्नीट्यूड फोर्स बी के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है तो फोर्स ए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और इस पूरे ब्लॉक के ऊपर अगर हम टोटल नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स जो है ज़ीरो ना होकर के राइट वर्ड्स हो जाएगा। ठीक है,
उस टोटल नेट फोर्स की बात करें तो वो राइट वार्ड इस पर ज़्यादा एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जितना मैग्नीट्यूड फोर्स बी का है वो तो ए वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को काउंटरएक्ट कर लेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा फोर्स है जितना ज़्यादा वो बी से है, जितना डिफरेंस इन दोनों का है, जितना ज़्यादा वो बी से ए वाला फोर्स है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा और वो उस ब्लॉक को राइट वार्ड्स मूवमेंट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए जो फोर्स है वो 10 न्यूटन्स का है और बी फोर्स है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो 8 न्यूटन्स का है, तो मैं यहाँ पे -8 ले लेता हूँ क्योंकि वो डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट है। अगर इन दोनों का समीशन करा जाए तो 10 - 8 ओवरऑल जो फोर्स है वो 2 न्यूटन्स का रहेगा। ओके, और वो 2 न्यूटन्स का फोर्स किस डायरेक्शन में रहेगा? पॉजिटिव, यानी कि वो लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में वर्क करेगा। इस वजह से ब्लॉक बी जो है, हमारा जो ब्लॉक है वो ए टू बी यानी कि लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। थर्ड कंडीशन, अगर फोर्स बी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वो ज़्यादा पावरफुल है ए के कंपैरिजन में, तो जो बी फोर्स है वो ए को कैंसिल आउट करके इस ब्लॉक को ए की तरफ ही पुश कर देगा, यानी कि राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन में। ओके, तो यही है अनबैलेंस फोर्स। तो सारे एग्जांपल्स जिसमें हम देखते हैं जो भी कोई बॉडी मूव करती है तो उसमें अनबैलेंस फोर्स ही होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बाइसिकल चला रहे हैं तो बाइसिकल में आप क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूसली पेडलिंग करते रहते हैं, आप पेडल मारते रहते। क्यों? ताकि आपकी बाइसिकल चलती रहे। अगर आप पेडल मारना बंद कर देते हैं तो कुछ देर बाद बाइसिकल अपने आप ही रुक जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो टायर्स हैं बाइसिकल के वो रोड के साथ फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं और वो फ्रिक्शनल फोर्स जो आपके मूवमेंट को अपोज करता है और इसी वजह से आपकी बाइसिकल रुक जाती है। तो इसलिए मैं उसको कंटिन्यूसली चालू रखने के लिए, मूव करवाते रहने के लिए पेडलिंग करते रहना होता है। ओके, अगर आप पेडलिंग करते रहें और आपको चाहिए कि आपकी बाइसिकल यूनिफॉर्म मोशन से मूव करती रहे, ना स्पीड तेज़ हो ना कम हो, तो आप क्या करेंगे? आराम से पेडलिंग करते रहेंगे, ना बहुत ज़्यादा पावर आप उस पर लगाएंगे, एक इक्वल मोशन में पेडलिंग करते रहेंगे। जितना फ्रिक्शनल फोर्स रोड का अप्लाई हो रहा है उतना ही फोर्स आप पेडल से लगाते रहेंगे, तो वो हो जाएगा बैलेंस फोर्स की कंडीशन। ओके, अगर कोई बॉडी मूवेबल है, ओके, अगर वो पहले से मूविंग है, वो चल रही किसी स्पीड से और उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो उसके रेजिस्टेंट फोर्स के अगेंस्ट इक्वल अमाउंट में लग रहा है, तो उसको हम कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। और बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा उसी स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से। अगर वो रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा, उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा। तो हमें अगर किसी बॉडी के मोशन में चेंज करना है तो हमें अनबैलेंस्ड फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें उसकी डायरेक्शन में चेंज लाना है, उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन में चेंज लाना है, तो भी हमें अनबैलेंस्ड फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी स्टेबल रहे, स्टेशनरी ही रहे, तो हमें बैलेंस फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। या हम ये चाहते हैं कि हमारी बॉडी कंटिन्यूसली मूविंग तो है लेकिन उसमें जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहे, तो भी हमें अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत रहेगी। ओके, तो ये था हमारा अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड फोर्स। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मोशन को हम न्यूटन के 3 लॉज से समझ सकते हैं, जिसमें से अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं क्योंकि ये इनर्शिया को एक्सप्लेन करता है। क्या होता है इनर्शिया? चलो समझते हैं। इनर्शिया यानी कि बॉडी का रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट। ओके, एक ऐसा प्रॉपर्टी जो ये शो करता है कि कोई भी बॉडी अपने ओरिजिनल स्टेट में रहना चाहती है। सपोज़ अगर कोई बॉडी मूविंग है तो वो मूविंग ही रहना चाहेगी, और अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है तो स्टेशनरी ही रहना चाहेगी। रेजिस्टेंस टू द चेंज टू इट्स मोशन। ओके, तो उसी को हम इनर्शिया कहते हैं। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही स्टेट करता है कि कोई भी बॉडी जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए, यानी नेट फोर्स अगर उसके ऊपर ज़ीरो रहे, अगर वो स्टेशनरी है तो हमेशा स्टेशनरी ही रहेगी, उसमें कोई मोशन नहीं मिलेगा। अगर वो मूविंग है कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रेट लाइन में, तो वो हमेशा ही उसी स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से मोशन करती रहेगी। अगर उसमें कोई ना कोई ऊपर से मूवमेंट ना लगाया जाए, कोई फोर्स ना लगाया जाए, अगर नेट फोर्स ज़ीरो रहे तो उसी में रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो होता नहीं है। हम जब कार चलाते हैं और एक्सेलरेशन छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर बाद बिना ब्रेक लगाए वो कार स्टॉप हो जाती है।
ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम रियल लाइफ में नेट फोर्स ज़ीरो नहीं कर सकते। बैलेंस फोर्स को बना पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम एक्सेलरेट कर रहे होते हैं तो हम लगा रहे हैं फोर्स कार की स्पीड को बढ़ाने के लिए, उसको चलाने के लिए। लेकिन जब हम स्पीड को जो है फोर्स को रोक देते हैं, एक्सेलरेशन को रोक देते हैं, तो रोड का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो और एयर का जो ड्रैग फोर्स है जो उसके मूवमेंट को अपोज करता है, वो दोनों ही फोर्स कार को रोकने के लिए लग जाते हैं। साथ ही साथ उसके मशीनरी पार्ट्स के भी फ्रिक्शनल फोर्सेस होते हैं, उसके टायर के साथ साथ एक्सल का, इंजन का, बाकी के मूवेबल पार्ट्स का, सभी में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो होता है। ज़ीरो फ्रिक्शनल फोर्स अटेन कर पाना रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि कार के एक्सेलरेशन को छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाद कार रुक जाती है, यही उसका रीज़न है। ओके, अगर हम किसी तरह से आइडियली अचीव कर लें नेट फोर्स ज़ीरो की कंडीशन को, तो कभी भी बॉडी रुकेगी नहीं, वो हमेशा ही मूवेबल रह जाएगी। तो उसी का एक एग्जांपल है यहाँ पे। जैसे एक ग्लास लिए मैंने और उस ग्लास के ऊपर एक कार्ड को प्लेस किया और उस कार्ड के ऊपर एक कॉइन को रख दिया। अब जैसे ही मैं इस कार्ड को स्पीड से अचानक से इसको खींच लेता हूँ और देखता हूँ क्या होता है, तो पता चलता है कि ये जो ग्लास है उसके ऊपर जो कॉइन रखा हुआ था कार्ड के ऊपर, वो कॉइन इस कार्ड के साथ साथ आगे आने की बजाय वो वहीं रह जाता है और इस ग्लास में गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इस कॉइन के इनर्शिया की वजह से, क्योंकि कॉइन हमेशा ये चाहेगा, कॉइन का जो मास है वो ये कोशिश करेगा कि उसका मूवमेंट ना हो। जैसे ही मैंने कार्ड को खींचा तो कॉइन के इनर्शिया की वजह से उस कॉइन ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, वो कॉइन वहीं रह गया और कार्ड नीचे से निकल गया और उसके बाद कार्ड को कोई सपोर्ट मिला नहीं तो ग्लास में जाके सीधा गिर गया। यही एग्जांपल है इनर्शिया का, और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसी को स्टेट करता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि कैरम बोर्ड के पे जब सबसे नीचे वाली स्ट्राइकर को जब स्ट्राइक किया जाता है तो सिर्फ नीचे वाली ही जो कॉइन है वो मूव करता है, बाकी पूरी की पूरी स्टैक उसके नीचे आके गिर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरा स्टैक का इनर्शिया उसको मूव नहीं करने देता और नीचे वाला जो कॉइन है वो मूव कर लेता है, इस वजह से वो आगे निकल जाता है। तो यही एग्जांपल है इनर्शिया का। एक और रियल लाइफ एग्जांपल आपने फील किया होगा कि जब आप कभी किसी कार में या बस में बैठे हैं और ड्राइवर एकदम से ब्रेक लगाता है तो आप सबकी बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप उस बस के साथ साथ मूव कर रहे थे जब तक वो बस मूव कर रही थी, और जैसे ही कार रुकती है तो आपकी बॉडी इनर्शिया की वजह से उसी मूवमेंट में रहना चाहती है, ठीक है ना, वो रुकना नहीं चाहती। जबकि कार रुक चुकी होती है रोड के ऊपर और आपकी बॉडी कुछ देर के लिए आगे की तरफ झुक जाती है, वो भी एक इनर्शिया का ही एग्जाम्पल है। तो यही होता है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया एंड मास क्या चीज़ है? ये वही है जो किसी मूवमेंट को अपोज करती है, उसी को हम इनर्शिया कहते हैं, और ये डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे। तो बेसिकली मास हम कहेंगे कि द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल, द प्रेजेंस ऑफ मैटर इज़ मास, एंड इनर्शिया इज़ द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू द मोशन एंड दैट इज़ डिपेंड्स अपॉन द मास। वो भी मास पे ही डिपेंड करता है। क्या सारे ऑब्जेक्ट्स का इनर्शिया सेम होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात करें एक ट्रेन की जिसकी स्पीड है 10 किलोमीटर्स पर आवर और उस ट्रेन को आपको रोकना है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई पर्सन अपने हाथ से उस ट्रेन को रोक लेगा। ओके, और वहीं अगर हम उसी सेम स्पीड से आने वाली एक पेपर बैग की बात करें कि कोई एक पेपर का बैग या पेपर का एक बॉल उस पर्सन के ऊपर फेंक रहा है सेम स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर, तो आप बहुत इजीली एक ही हाथ से उसको रोक पाएंगे। ऐसा क्यों? जबकि दोनों ऑब्जेक्ट्स का स्पीड बिल्कुल सेम है। फ़र्क है तो उसके मास के ऊपर, क्योंकि ट्रेन का मास बहुत ज़्यादा होता है और वहीं पेपर का मास काफ़ी कम होता है, तो आप पेपर को इजीली रोक सकते हैं लेकिन ट्रेन को नहीं। तो इससे पता चलता है कि जो इनर्शिया है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली मास पे, और इसी वजह से ऐसा यूनिट दोनों का इनर्शिया एंड मास का सेम होता है, जो कि है किलोग्राम। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि मोमेंटम को डिफ़ाइन करता है। इसमें मोमेंटम के बारे में समझेंगे, जो कि आप रियल लाइफ एग्जांपल से इजीली समझ सकते हैं। आप देखते हैं कि एक बड़ा सा ट्रक जो सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, वो एक पर्सन की जान लेने के लिए काफ़ी है। अगर वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता हुआ ट्रक किसी पर्सन से टकरा जाए तो वो उसको पूरी तरह से क्रश कर सकता है।
और वहीं एक बुलेट जो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर चल के आएगी तो उस पर्सन का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन जो बुलेट की बहुत फास्ट स्पीड होती है अगर वो स्पीड से आके उस पर्सन से स्ट्राइक करे तो भी वो उस पर्सन की जान ले सकती है, उस पर्सन की बॉडी में इंसर्ट हो सकती है। ओके, तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 2 फैक्टर्स काम कर रहे हैं, एक तो मोशन जो उसकी वेलोसिटी है वो, और दूसरा उसका मास। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मासिव है, बहुत भारी है, तो वो कम वेलोसिटी के साथ भी इफ़ेक्टिव हो सकती है, और अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, उसका मास बहुत कम है, तो उसको इफ़ेक्टिव होने के लिए ज़्यादा वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो क्या प्रॉपर्टी है जो वेलोसिटी और मास पे डिपेंड करती है, वो है मोमेंटम। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं P = mv। ओके, P यहाँ पे मोमेंटम है जो कि मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, और इसका ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये स्टेट करता है कि जो मोमेंटम के चेंज होने की रेट होती है, ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। यानी कि आप जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे मोमेंटम उतना ही जल्दी से चेंज होगा, और अगर आप फोर्स कम लगाते हैं तो मोमेंटम के चेंज होने को टाइम लगेगा। इसका एग्जांपल आप रियल लाइफ में देख सकते हैं कि अगर एक कार बंद पड़ जाए जिसकी बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन है, उसको स्टार्ट करने के लिए हमें फ़ोर्स लगाना पड़ता है, उसको धक्का देना पड़ता है। अगर वो एक आदमी उस कार को धक्का देगा तो वो ज़्यादा स्पीड से नहीं दे पाएगा और उस कार को स्टार्ट होने में टाइम लगेगा। और वहीं अगर 4 आदमी मिलकर उस कार को धक्का दें तो एक ही झटके में उस कार को स्टार्ट करा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स ज़्यादा लगाया तो कार का मोमेंटम जल्दी से चेंज हुआ और कार की स्पीड बढ़ गई, और उसी की वजह से कार जल्दी से स्टार्ट हो गई। और वही अगर एक इंसान उसी फोर्स को बहुत देर तक लगाता रहे, ओके, बहुत देर तक लगाता रहे तो कार मूव तो करेगी लेकिन उसकी स्पीड काफ़ी कम होगी और उसी वजह से उसका मोमेंटम भी कम होगा। तो सीधी सी बात है, मोमेंटम किससे जल्दी बढ़ेगा? अगर आप फोर्स ज़्यादा लगाते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसी वजह से वो जल्दी से बढ़ जाता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम सीधा से कह सकते हैं कि जो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स के ऊपर, कि हमने कितना जल्दी उसको अप्लाई किया, कितना उसको अप्लाई किया। यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं 2 बॉल्स का, जहाँ पे बॉल तो एक ही है, हम उसकी 2 कंडीशन के बारे में बात करेंगे। इन कंडीशन फर्स्ट, वो किसी u वेलोसिटी से मूव कर रही थी और F फोर्स लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होके v हो जाती है। हम ये मान के चल रहे हैं कि उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में हमने फ़ोर्स को अप्लाई किया है, और फोर्स को अप्लाई करने के बाद इस बॉल की स्पीड या वेलोसिटी बढ़ गई है। ओके, तो चलिए, अगर वो जब u वेलोसिटी से मूव कर रही थी तो उसका मोमेंटम रहा होगा p1, तो हम ये देखते हैं कि उसके मोमेंटम में कुछ चेंज आया है। सो द चेंज इन मोमेंटम वो रहा P2 माइनस P1। हमने ये माना है कि v वेलोसिटी ज़्यादा है u वेलोसिटी से, ठीक है। u थी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी और v वेलोसिटी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, और F फोर्स हमने लगाया है, और क्योंकि बॉल एक ही है तो इसका मास बिल्कुल इक्वल है। तो मोमेंटम जो फाइनल वेलोसिटी का है वो ज़्यादा है क्योंकि वो स्पीड ज़्यादा है, इसलिए हमने P2 को P1 से सब्ट्रैक्शन कर दिया है, उसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। और एज़ पर द फॉर्मूला हम जानते हैं P होता है = mv, और क्योंकि P2 सेकंड कंडीशन का मोमेंटम है तो वो हो जाएगा mv, और क्योंकि यहाँ पर जो P1 है वो फर्स्ट कंडीशन का मोमेंटम है उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं mu। ओके, अब ये जो P2 माइनस P1 है उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि mv माइनस mu बन चुकी है, और ये जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम के। और यहाँ पे हम इन दोनों में से m को कॉमन ले सकते हैं, वो बन जाएगा v माइनस u
अब ये जो कंडीशन बनी है वो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम यहाँ पर इक्वल का साइन हटा के प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये कंडीशन प्रोपोर्शनल है। अभी तक हम उसकी इक्वेशन को अचीव नहीं कर पाए हैं। इक्वेशन को अचीव करने के लिए हमें कोई ना कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना रहता है, वो अभी तक हमने लगाया नहीं है। अब हम इसी चेंज इन मोमेंटम को रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is directly proportional to m v minus u upon t। जब हम रेट द मोमेंटम द चेंज इन मोमेंटम को अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो वो ऑटोमेटिकली रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विल बिकम एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब हम अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना चाहें तो यहाँ पर हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना रहेगा। तो देखते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, तो हम कह सकते हैं फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, और इसी वजह से अगर ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फोर्स इस इक्वेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू बाय टी। ओके, अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें इक्वल के साइन में एक इक्वेशन बनाने के लिए, तो हम यहाँ पे के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रख देते हैं, तो ये बन जाता है एफ इज इक्वल्स टू के एम वी माइनस यू बाय टी। अगर इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखें तो हम ये देखते हैं कि v माइनस यू अपॉन टी, ये जो पूरी टर्म है ये एक्सेलरेशन है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो v माइनस यू अपॉन टी को हम a के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, तो फिर ये बन जाएगा f इज़ इक्वल्स टू एम ए। ओके, और k साथ में इसके अभी मल्टीप्लिकेशन में है। अगर हम इस k को रिमूव करना चाहें तो उसके लिए हमें फोर्स को यूनिट मानना पड़ेगा। अगर इस फोर्स को यूनिट फोर्स मान लें तो जो मास है ऑब्जेक्ट का वो 1 किलोग्राम हो जाएगा और एक्सेलरेशन हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे कंडीशन में इस कांस्टेंट k की वैल्यू 1 हो जाएगी, यूनिट वैल्यू, और उसको हम यहाँ पे रखेंगे तो वो हो जाएगा f इज़ इक्वल्स टू एम ए मल्टीप्लाई बाय 1, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही वैल्यू मिलेगी, तो f इज़ इक्वल्स टू एम ए यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। और यही हमारा जनरलाइज्ड फाइनलाइज्ड फार्मूला है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, f इज़ इक्वल्स टू एम ए। इसका मतलब ये होता है कि फोर्स जो है वो मास एंड एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, एंड यही होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसी फॉर्मूला से हम एक बहुत अच्छी चीज़ अचीव कर सकते हैं, वो ये कि अगर हम इस इक्वेशन को f इज़ इक्वल्स टू एम ए लेते हैं और एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करते हैं v माइनस यू अपॉन टी फॉर्मूला में, और t को सामने रिप्लेस करते हैं, तो हमें इक्वेशन मिलती है f इज़ इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू। ओके, और अगर हम टाइम को रखते हैं यहाँ पर इक्वेशन में, फोर्स को रखते हैं 0, अगर हम फोर्स को रखते हैं 0 तो टाइम ऑटोमेटिकली 0 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो फिर इक्वेशन बनेगी 0 इज़ इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू। ओके, और फिर हम इस एम यू को सामने ट्रांसफ़र करेंगे, तो फिर इक्वेशन बनेगी एम यू इज़ इक्वल्स टू एम वी, और क्योंकि m यहाँ पे सेम चीज़ है तो इसको हम कट कर सकते हैं, तो इक्वेशन फिर बन जाएगी u इज़ इक्वल्स टू v। इसका मतलब अगर फोर्स 0 रहेगा तो इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज आएगा ही नहीं। तो ये इस चीज़ को स्टेट करता है कि अगर फोर्स नहीं लगाया जाए तो ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए उसी कंडीशन में रहेगा। अगर वो मूविंग है तो उसी वेलोसिटी से कॉन्स्टेंटली मूव करता रहेगा, और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है यानी कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो हमेशा ही स्टेशनरी रहेगा। तो इसी इक्वेशन से हम ये भी अचीव कर सकते हैं। और यहाँ बुक में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, इस इक्वेशन को यूज़ करके इन एग्जांपल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस आप करिएगा। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, डाउट आता है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको इनका अलग से सॉल्यूशन
दे दूँगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये स्टेट करता है कि हर एक एक्शन का एक ऑपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है। ओके, जैसे अगर आप बात करें कोई पर्सन जो एक बोट से बैंक पे आना चाह रहा है, एक बोट से निकल के किनारे पे आना चाह रहा है, अगर वो अपने पैर से उस बोट को पुश करता है आगे आने के लिए, तो आप देखते हैं कि जो बोट पीछे चली जाती है और वो पर्सन पानी में गिर जाता है। तो इस वजह से उस बोट को वहाँ पर बांध के रखना पड़ता है ताकि वो गिर ना जाए। ये एग्जांपल है द एक्शन ऑलवेज एन एक्शन कंटेन्स द रिएक्शन एंड ऑपोजिट। ओके, और वहीं हम देखते हैं कि जो रॉकेट्स होते हैं, स्पेस में जाने वाले स्पेसशिप्स होते हैं, वो कैसे जा पाते हैं स्पेस में, आखिर क्या होता है, क्योंकि वहाँ कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो आखिर कोई भी ऑब्जेक्ट या रॉकेट कैसे आगे बढ़ पाता है किसी फ्यूल को बर्न करने पे। वैसे बर्न करने के लिए तो ऑक्सीजन उसमें पहले से मिक्स होती है, वो कोई यहाँ पर इशू नहीं है, ऑक्सीजन उसमें पहले से मिक्स होती ताकि वो बर्न हो पाए, लेकिन फिर भी उसको थ्रस्ट कैसे मिल पाता है? उसका रीज़न है कि जब भी कोई रॉकेट, चलिए इसको हम सॉफ्ट बोर्ड पर क्लियर करते हैं। यहाँ पे एक स्पेस क्राफ्ट है जिसमें फ्यूल बर्न हो रहा है, और फ्यूल के बर्न होने से यहाँ पर कुछ मटेरियल बहुत स्पीड से, फ्यूल के बर्न होने कुछ मटेरियल बहुत स्पीड से पीछे की तरफ से रॉकेट से बाहर निकलता है, और उससे होता क्या है, जितनी स्पीड से वो मटेरियल पीछे से बाहर निकलेगा और उसकी वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा बैक साइड में, उसी के अगेंस्ट उतना ही अमाउंट में फोर्स इस रॉकेट के ऊपर आगे की तरफ अप्लाई होगा, और वही फोर्स इस स्पेस क्राफ्ट को आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे स्पेस क्राफ्ट स्पेस में आगे बढ़ पाते हैं। वहीं जब हम किसी ग्राउंड पे चलने की कोशिश करते हैं और हम अपने पैरों से ज़मीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारी बॉडी को उतने ही अमाउंट में, जितने पावर के साथ हम लैंड को पुश कर रहे हैं पीछे की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स हमारी बॉडी को आगे की तरफ पुश करता है, और ऐसे करके हम आगे बढ़ पाते हैं। वैसे ही कार्स रोड पे आगे बढ़ पाती है, और बुलेट को फायर करते समय जब बुलेट बाहर निकलती है तो वो भी उस गन के ऊपर बैकवर्ड एक फ़ोर्स लगाती है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा झटका लगता है कंधे पे, तो उसको बड़ी मजबूती से होल्ड करके रखना पड़ता है। ये सभी एग्जांपल है द लॉ ऑफ थर्ड मोशन, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑफ द न्यूटन। और इसी थर्ड लॉ से हमें मिलता है द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका क्या मतलब होता है? मतलब जो भी कोई बॉडी है, अगर उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सटर्नल नहीं लग रहा है तो उसका जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें जो एक क्लोज्ड चैम्बर में है, जिसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग पा रहा है, ना ही अंदर से कोई फोर्स बाहर जा पा रहा है, ऐसे किसी क्लोज्ड आइडियल चैम्बर में है, और वहाँ पे दो बॉल्स हैं, जिसका फर्स्ट बॉल का मास है ma और सेकंड बॉल का मास है mb, तो उनका जो वेलोसिटी है ua और ub है कोलिजन से पहले, और जब वो आपस में टकरा जाते हैं, जब उनका कोलिजन होता है, हम ये मान के चल रहे हैं कि वहाँ पे उनके कोलिजन के समय उनके शेप में कोई डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, इलास्टिक कोलिजन को कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो जब वो कोलिजन होता है तो दोनों बॉल्स आपस में टकराती है और अपने फोर्सेस को एक्सचेंज करती है, अपने मोमेंटम को एक्सचेंज करती है, और उसी से जो मोमेंटम है वो उसका बदल जाता है, और उनका जो मोशन है वो भी बदल जाता है। तो बाद के मोशन को हम कंसिडर यहाँ पे करते हैं va एंड vb। अब अगर हम इन नए मोशन के साथ मोमेंटम कैलकुलेट करें, जो पहले मोमेंटम उसका था p वाज mu, और बॉल सेकंड का p2 वाज mb, m एंड ub, जो यहाँ पे आप इक्वेशन में देख सकते हैं, ये ma-ua एंड mb-ub टक्कर से पहले का मोमेंटम है, और वहीं इनके कॉलिजन के बाद के मोमेंटम को देखें तो ma-va एंड mb-vb, ऐसा इसलिए क्योंकि मास तो उनका सेम है, बॉल a का मास ma और बॉल b का mb, लेकिन मोशन में डिफरेंसेस आ गए, ua से वो va हो गया और ub से वो vb हो गया। अगर हम इनको जोड़ें और ये देखें
जो उसका टोटल मोमेंटम था वो टोटल मोमेंटम अभी भी सेम ही रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि उनकी बॉल्स की स्पीड बदल जाए, अगर एक की स्पीड बढ़ेगी तो दूसरे की ऑटोमेटिकली कम ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों बॉल की स्पीड बढ़ जाए, वरना तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फेल हो जाएगा। उस लॉ के अकॉर्डिंग हमेशा एक क्लोज्ड सिस्टम के अंदर मोमेंटम सेव रहता है, कंजर्व रहता है। वो कभी ना तो घट सकता है ना ही वो इंक्रीज़ हो सकता है, वो हमेशा बैलेंस में ही रहता है। तो उसी को इस इक्वेशन के थ्रू यहाँ पे शो किया गया है। ओके, किसी कॉलिजन से पहले का मोमेंटम और कॉलिजन के बाद का मोमेंटम हमेशा सेम ही रहता है। इसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ और भी एग्जांपल्स हैं। बैलून वाला एग्जांपल, जिससे क्या हो रहा है, एयर बैलून से बाहर निकल रही है और एयर के बाहर निकलने की वजह से बैलून को आगे की तरफ पुश मिलता है और बैलून एक कार्ट की तरह आगे बढ़ पाता है। ये भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे डिपेंड है, जिसमें एक्शन का इक्वल रिएक्शन बैलून को मिल रहा है और आगे बढ़ पा रहा है। एंड वहीं एक सेकंड एग्जांपल है, इस टेस्ट ट्यूब को प्रेशराइज़ करके जैसे ही स्टीम बाहर निकलती है, टेस्ट ट्यूब आगे की तरफ मूव करती है। वहीं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, अगर इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं इनका सेपरेट सॉल्यूशन आपको दे दूँगा। यहाँ पे बुलेट वाला एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पे एक स्केटर्स का एग्ज़ाम्पल है, एक स्केट्स पर्सन स्केट पे अचानक से अगर खड़ा हो जाएगा तो वो स्लिप हो जाएगा। 9.7, ये सभी न्यूमेरिकल्स हैं। और इस चैप्टर के आखिर में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कंजर्वेशन लॉज के बारे में, जो यहाँ पे बुक में मेंशन की गई है। जितने भी कंजर्वेशन लॉज होते हैं, जैसे मोमेंटम का, एनर्जी का, एंगुलर मोमेंटम का, चार्ज का, किसी भी कंजर्वेशन लॉ के बारे में स्पेशल बात यह है कि ये फ़िज़िक्स में फंडामेंटल लॉज कंसिडर किए जाते हैं। ओके, और ये लॉज एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू उनसे समझे जाते हैं। एक्सपेरिमेंट करके उनके रिज़ल्ट को देख के बनाए जाते हैं। हम इनको एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरीफाई तो कर सकते हैं, लेकिन कभी भी प्रूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई एक्सपेरिमेंट अगर ये शो कर दे कि वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा जो आना चाहिए था, सारी कंडीशंस को ठीक से लेके भी वो कंडीशन नहीं आ पा रही है, तो ऐसे में वो लॉ फेल हो जाएगा। तो अगर आप 1000 भी एक्सपेरिमेंट ऐसे कर लें जो सब ये प्रूव करते हैं कि वो लॉ ठीक है, और अगर सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट ऐसा कर लें वो उस लॉ के अगेंस्ट चला जाए, वो जो हमें रिज़ल्ट्स मिलने चाहिए थे उसके अगेंस्ट चला जाए, तो वो एक एक्सपेरिमेंट भी काफ़ी है इस पूरे के पूरे लॉ को फेल करने के लिए। इस पूरे के पूरे जो फॉर्मूला बनाया हुआ है या कोई नियम किसी एक्सपेरिमेंट से किसी साइंटिस्ट ने दिया है, उसको फेल करने के लिए सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट भी काफ़ी है। तो इसीलिए ये जितने भी कंजर्वेशनल लॉज़ हैं, उनमें से जो मोमेंटम वाला लॉज़ है, हमने कई सेंचुरीज़ पहले, लगभग 300 साल पहले इसको फॉर्मुलेट किया था। और ये इंटरेस्टिंग है कि आज तक हम ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए हैं जिससे उसको हम डिस्प्रूव कर सकें। हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट आज तक भी 300 सालों में ऐसा नहीं देखा जो ये शो करे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं होता है। सारी कंडीशंस में, सारे स्टेट्स में, हर एक सिचुएशन में हमने इसको करके देख लिया, हमेशा ही किसी सिस्टम का मोमेंटम सेव रहता है, कंजर्व रहता है, कॉलिजन के बाद भी और कॉलिजन के पहले भी। अब ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा, एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। तो भी देख लो, आप आधे घंटे की तो वीडियो बनी गई है। फिर भी आपको कोई टॉपिक ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और उस पर्टिकुलर टॉपिक या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको डिटेल में पूरा सॉल्यूशन भी दूंगा। और अगर किसी टॉपिक में डाउट है तो वो भी बताना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।